हेलो एवरीवन, सब लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन। गुड। तो बच्चे, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। हमने बात करी थी किस ऑर्डर के क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, और ऐसा नहीं कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था और फिर भी मैंने साथ में बताया था कि जिसके जैसी भूख उसको वैसा खाना। तो जिसकी जितनी बड़ी भूख हो, जिसको लगता है कि उसको और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन करते हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम उसको साथ में करेंगे और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। फिलहाल हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन पार्ट है। आप चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का जो चैप्टर है, इसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। इसमें फर्स्ट पार्ट था हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमने खत्म कर लिया। और मैं ये बताना चाहूंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस में आपको एक चीज थोड़ी सी और लर्न करनी है, वो है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। 3-4 पॉइंट को ऐसे भी आप याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार 2 मार्कर क्वेश्चन में इसको पूछ लिया जाता है। वो आपको आपके रिफ्रेशर बुक में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सेंड यू, ठीक है। दूसरी बात, तो एक पार्ट था हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस, दूसरा पार्ट है एरर एनालिसिस, जो हम आज से शुरू करेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मेजरमेंट्स, जिसमें बाकी सारी मिसलेनियस चीजें आएंगी। तो फिलहाल मैं ये बात करना चाहूंगा आपसे कि एरर एनालिसिस में क्या क्या चीजें हैं, बहुत ढंग से इसको समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी बातें हैं। क्लास 11th में बस ये होता है कि जो जनरल बातें होती हैं उसको हम किसी तरीके से पिरो लेते हैं कुछ चीजों के अंदर, ताकि उसको सही तरीके से समझा जा सके, ठीक है ना। हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो किस कैटेगरी में आती है वो हमको नहीं पता होता, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले एक बहुत जनरल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। सोचिए, एरर और मिस्टेक में क्या डिफरेंस होता है। मिस्टेक एक बहुत कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड का मतलब हम बोलते हैं अरे रे मुझसे मिस्टेक हो गई, तूने मिस्टेक कर दी। अगर मैं बोलता हूं कि यार तुमसे एक मिस्टेक हो गई, ठीक, तो क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते हैं कि उस मिस्टेक का अमाउंट क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए आप घर में ही बात करते हैं, ठीक है, आपने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई तूने मिस्टेक कर दी, तूने गलती कर दी। मिस्टेक ना बोल के हम गलती वर्ड बोल देते हैं, तूने गलती कर दी। तो अगर मान लो कि तुम मम्मी के पास कंप्लेंट लेके जाते हो, पापा के पास कंप्लेंट लेके जाते हो, और वो उनको बताते हो कि ये जो है ये गलती कर रहा है, तो अगर पापा ये पूछे अच्छा इसने कितने परसेंट गलती करी, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब मिस्टेक एक जनरल क्राइटेरिया है जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, और एरर वो चीज है जिसकी कैलकुलेशन होती है। यानी कि जिस चीज की कैलकुलेशन को, जिसकी मिस्टेक को आप मैथमेटिकली परसेंटेज वाइज, फ्रैक्शन वाइज, डेसिमल वाइज किसी भी तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एरर। अगर तो कैलकुलेट हो जाएगी तो मिस्टेक एरर के अंदर जा सकती है, ठीक है, यानी मिस्टेक को हम एरर बोल पाएंगे। लेकिन अगर जनरल वे में बोल रहे हैं मिस्टेक, इसका मतलब ये एक वास्ट वर्ड हो गया, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो समझ में आया? तो मिस्टेक का मतलब होता है विदाउट कैलकुलेशन बेसिकली, और एरर का मतलब होता है अगर हम उसकी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो किसी भी तरीके से। अब कैलकुलेशन किस किस तरीके से होती है वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एरर जो है उसको पढ़ने से पहले आपको 2 वर्ड्स का पता होना चाहिए, और ये 2 वर्ड्स जनरली क्या होता है, इनमें डिफरेंशिएट करने को आता है, या कहीं पर डेफिनेशन पूछ लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है एक्यूरेसी, और दूसरी चीज है प्रिसाइजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। अब एक्यूरेसी क्या होता है? अगर मान लीजिए कि आपको मैंने एक न्यूमेरिकल करने के लिए दिया, ठीक है, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो मैं उस न्यूमेरिकल को कैसे बता पाऊंगा उसका आंसर देख के कि वो सही है कि नहीं है? बताओ। अगर मुझे सिर्फ आंसर ही चेक करना है, जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए किसी मैथ्स टीचर ने कुछ दिया और अल्टीमेटली आपने उसका आंसर निकाल दिया, ठीक है, और जो आंसर निकाला, तो कैसे कोई मैथमेटिक्स टीचर ये बताएगा कि आपने सही किया कि गलत? वो आपका आंसर चेक करेगा। किससे? वो आपका आंसर उससे चेक करेगा जो एक्चुअल करेक्ट वैल्यू है उससे। यानी कि जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होती है, विद मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो उसका आंसर एक्चुअली आना चाहिए, उससे आपका आंसर कितना क्लोज है उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे मानिए कि कोई चीज मैंने अगर सॉल्व करी और उसका आंसर मेरे पास आना था 18, मान लीजिए मैंने कुछ नंबर्स की कैलकुलेशन करी और उसका आंसर फाइनली 18 निकल के आया। अब आपका आंसर निकल के आया 18.1, आंसर आना था 18 लेकिन आपका आंसर आया 18.1। तो आपने मुझे दिखाया, तो मैं कहूंगा बेटा आपका आंसर
ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि एक्यूरेट एब्सोल्युटली तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सही है। लेकिन एक्यूरेट में कब कहता कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, वो कब कहता, जब ये 18 ही होता। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई एक पक्की वैल्यू जरूर होगी जो उसकी बेस्ट वैल्यू हो सकती है, उससे मैं आपके आंसर को कंपेयर करूंगा, तब मुझे पता लगेगा एक्यूरेसी कितनी है। अगर मेरा आंसर 18 आना था और आपका आंसर 24 आ गया, तो मैं बोलूंगा बेटा आपका आंसर एक्यूरेट नहीं है। अब ये एक्यूरेसी नहीं, बहुत बड़े लेवल पे आपने मिस्टेक करी है। अब वो मिस्टेक अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो उसको एरर निकल जाएगा। तो बात कुल मिला के यही है कि आपको ये चेक करना है कि जो उसकी वैल्यू एक्चुअली आनी चाहिए उससे आपके आंसर में कितना वेरिएशन है, उससे हम एक्यूरेसी का आइडिया देते हैं। यानी कि एक्यूरेसी इज बेसिकली द कंपैरिजन, एक्यूरेसी इज बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू। जो एक्यूरेट वैल्यू होती है उससे जो कंपैरिजन होता है उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके डेफिनेशन आप बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा और लर्न करना है ढंग से। ठीक है, दूसरी बात ये थी हमारे पास कि प्रिसाइजन किसको बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत प्रिसाइज है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब, चलिए अगर मैं बोलता हूं कि हमें लेंथ मेजर करनी है, तो हम किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। मैं सिंपल सी वो बात ले रहा हूं जो जनरली हम यूज करते हैं। हमारे पास नॉर्मली घर में दो तरीके के स्केल होते हैं, एक स्केल होता है 12 इंचेस वाला और एक स्केल होता है 6 इंचेस वाला। जो 12 इंचेस का स्केल होता है लगभग इतना बड़ा होता है, 30 सेंटीमीटर तक वहां पे काउंटिंग होती है। ठीक है, और एक 6 इंचेस का होता है। ये दोनों स्केल ऑलमोस्ट सेम है। अब ये कैसे ऑलमोस्ट सेम है, देखो मैंने ये नहीं बोला एग्जैक्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम इसलिए है क्योंकि जो आपका 12 इंचेस वाला स्केल है उसमें किस किस चीज में आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस, उसमें आप इंचेस में मेजर कर सकते हो, उसमें 12 इंचेस है। उसमें सेंटीमीटर भी मार्क कर रखे हैं, 1 से लेकर आपके जितने भी सेंटीमीटर होंगे अराउंड 30 होंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर छोटी छोटी पतली पतली लाइंस भी हैं, वो मिलीमीटर्स के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो और इंच में भी मेजर कर सकते हो। इसी तरीके से जो आपका 6 इंचेस वाला स्केल है उसमें भी इंच, सेंटीमीटर और मिलीमीटर तीनों है। ठीक, अगर मैं किसी और इंस्ट्रूमेंट की बात करूं जो 1 मिलीमीटर से भी कम को मेजर कर सके, 1 मिलीमीटर से भी कम को मेजर कर सके, तो हम बोलेंगे वो ज्यादा प्रिसाइज है। एग्जांपल, आपका जो नॉर्मल स्केल होता है वो 1 मिलीमीटर से कम मेजर नहीं करता। 1 मिलीमीटर पता है ना कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, आपके स्केल में जो सबसे पतली पतली लाइनें होती हैं वो मिलीमीटर्स की लाइन होती है। ठीक है, अब उससे छोटा तो आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन हो गई, और उस लिमिटेशन को हम यहां पे वर्ड देते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो कम से कम मेजर किया जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो आपके घर में जो स्केल रखा है वो कम से कम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है, उससे कम मेजर नहीं कर पाएगा एक्यूरेसी से। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ 0.5 मिलीमीटर होगा, 0.4 मिलीमीटर होगा, लेकिन एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उससे भी बढ़िया हमारे पास एक डिवाइस हो गई जिसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर लेगा, उसका भी 10th पार्ट तक मेजर करेगा विद एक्यूरेसी। और जब आप क्लास 11th में लैब में जाएंगे, फिजिक्स लैब में जाएंगे, तो सबसे पहला जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो वर्नियर कैलिपर्स वाला ही करेंगे। ठीक है, आपको बुक में वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम मिल जाएगा, नॉर्मल बुक में मिल जाएगा आपको, वो आपको ज्यादा एक्यूरेसी चीजों को मेजर करवा देता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रिसाइजन किसको बोलते हैं। मैं एक मेरे पास मिलीमीटर का स्केल था और एक मेरे पास था वर्नियर कैलिपर्स। इन दोनों में से किसमें प्रिसाइजन ज्यादा होगा। प्रिसाइजन का मतलब समझ आया, प्रिसाइजन का मतलब होता है किसमें मैं ज्यादा बारीकी तक किसी चीज को मेजर कर सकता हूं, यानी कि लेंथ को मेजर कर सकता हूं। तो मेरा आंसर आएगा वर्नियर कैलिपर्स व्हिच इज मोर प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब जो ज्यादा एक्यूरेसी तक वैल्यू को मेजर कर सके। तो प्रिसाइजन वर्ड बेसिकली हम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी प्रिसाइज। इसका मतलब वो ज्यादा बारीकी तक चीजों को मेजर कर सकता है। ठीक है, राइट। अब आप सोच के देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि मैं एक ये मार्कर था, अब मैं बोलता हूं कि इस मार्कर की आपको लेंथ को मेजर करना है, तो सबसे बढ़िया तरीके से आप कैसे मेजर कर पाएंगे अपने स्केल से। इसकी जो बेस्ट कैलकुलेशन होगी वो मिलीमीटर में हो सकती है, क्योंकि मिलीमीटर एक एक लाइन तक उसको मेजर कर देगा। अगर मैं इंचेस में मेजर करता हूं तो कुछ इंच तक आ जाएगा और कुछ पार्ट छूट सकता है। सेंटीमीटर में मेजर करूंगा तो हो सकता है पूरा एक्यूरेट ना, लेकिन मिलीमीटर तक भी अगर मैं जाऊंगा तो वो ज्यादा एक्यूरेसी तक आएगा। तो बेसिकली ये हो गया, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू के आप कितना क्लोज हैं। ठीक है, और प्रिसाइजन का मतलब होता है कि कितना कम से कम आप चीजों को मेजर कर सकते हैं विद यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसको हम प्रिसाइजन बोलते हैं।
तो प्रिसाइजन इज फॉर इंस्ट्रूमेंट बेसिकली, और एक्यूरेसी जो होती है वो आपकी करेक्ट वैल्यू से, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उससे आपकी ऑब्जर्व वैल्यू के कंपैरिजन को बोलते हैं कि वो कितना एक्यूरेसी। ठीक है बेटा, इन दोनों की डेफिनेशन ढंग से याद करनी है, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन की, और दोनों में कंपैरिजन लिखने को आता है एग्जाम में कई बार। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको लर्न करना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, अब मैं बात करूंगा इसके बाद जो हमको मेन चीज पढ़नी है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर। अब तक मैं आपको ये बता चुका हूं बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर। मिस्टेक जनरली एक रफ चीज होती है, उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, रेंडमली बोल दिया जाता है इस तरीके से ही। लेकिन एरर की बात हम करते हैं तो वहां पे कैलकुलेशन की बात होती है, कितना परसेंट है, कितना फ्रैक्शन है, कितने डेसिमल पॉइंट तक है, ये सारी बातें होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एरर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जो टाइप्स ऑफ एरर हैं इन विच वी हैव कांस्टेंट एरर, बहुत सारे टाइप के मैंने एरर लिखे हैं यहाँ पे। कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, उसमें कुछ पॉइंट्स हो गए, उसके बाद फिर रैंडम एरर है, फिर लीस्ट काउंट एरर है, एंड ग्रॉस एरर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मिस्टेक। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वन बाय वन, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाकी आप इसको बुक पे ढंग से पढ़ें। ठीक है, इनके बारे में कई बार पूछा जा भी सकता है और कई बार नहीं भी पूछा जा सकता। कई बार क्या होता है, इनमें से किसी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको वन लाइन या टू लाइन की इनका डेफिनेशन जरूर एक बार पढ़ के रखनी है और कॉपी में लिख लें जरूर। ठीक है, देखिए पहला था कांस्टेंट एरर। नाम से क्या पता लगता है, कांस्टेंट एरर एक ऐसा एरर जो हमेशा सेम रेट पर होता हो। जैसे मान लो कि जब मैं लेंथ मेजर करता हूं किसी चीज की, मान लो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, मतलब कोई ऐसी चीज थी जिसकी लेंथ 5 मीटर थी, लेकिन जब मैं मेजर करता हूं तो इसकी लेंथ 5.1 मेजर कर लेता हूं बाय मिस्टेक। ठीक है, फिर कोई ऐसी चीज थी जिसकी लेंथ 6 मीटर थी, मैंने उसकी लेंथ मेजर करी तो 6.1 मेजर कर ली। ठीक है, फिर कोई ऐसी चीज थी जिसकी लेंथ 20 मीटर थी, मैंने उसकी लेंथ 20.1 मेजर कर दी। इसका मतलब क्या है, मैं हर बार 0.1 की मिस्टेक कर रहा हूं। जब ये जो मिस्टेक दिख रही है, बेसिकली मिस्टेक ना कह के मैं इसको एरर कहूंगा, 0.1 कैलकुलेशन में हो गया कि हमेशा इतना एरर आ रहा है, क्योंकि एरर लगातार सेम रह रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट का मतलब एक जैसा रहना। तो जब आप एरर करते हैं हमेशा सेम रेट पर, बिल्कुल एक ही तरीके से, उसे बोलते हैं कांस्टेंट एरर। ठीक है बेटा, ओके। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक कमाल की बात है, हम बोलते हैं तू बहुत सिस्टमैटिक है, तेरा काम बड़ा सिस्टमैटिक रहता है। एरर भी सिस्टमैटिक है। अब एरर सिस्टमैटिक कैसे हो सकते हैं भाई? सिस्टमैटिक होने का मतलब है कि एरर को आप हमेशा उसी तरीके से रिपीट करे चले जा रहे हैं, जिस तरीके की गलती मैं करता हूं हर बार वैसे ही करता हूं। जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको ये बताया जाता है कि भाई ये काम तुझे नहीं करना, अगली बार मत करियो, इस बार तो तूने गलती कर दी, अगली बार मत करियो। फिर अगली बार उसने वही गलती करी, फिर हमने कहा कि भाई नहीं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी, फिर उसने उसी टाइप की गलती कर दी। तो इसका मतलब क्या है, वो सिस्टमैटिक हो रहा है, वो सिस्टमैटिकली उस गलती को रिपीट करता चला जा रहा है। ठीक है, एक तो होता है अमाउंट बिल्कुल सेम होना, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। लेकिन अगर बार बार किसी चीज की रिपीटेशन हो रही है, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बात कर रहा हूं कि हाँ वही गलती बार बार रिपीट कर रहा है, कितनी कर रहा है मैटर नहीं करता, गलती वही कर रहा है बार बार। किसी एक बच्चे को हमने बोला भाई कि अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अब शब्द समझते हैं आप, गाली गलौज। किसी बच्चे को बोला कि भाई गाली गलौज नहीं, भाई इस बार तूने गाली दे दी, अगली बार नहीं देगा। ठीक है, तूने कहा हाँ नहीं दूंगा, फिर निकल गई उसके मुंह से कभी और, तो आपने क्या कहा, ना पहले भी मना किया था, अगली बार नहीं। ठीक है, फिर अचानक क्या हो गया, फ्लो में फिर निकल गई। तो अब क्या है, अब वो गाली निकल रही है। अब गाली कौन सी निकल रही है मैटर नहीं करता, गाली निकल रही है। अगर तो हर बार सेम गाली निकल रही होती तो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, सेम चीज। लेकिन गालियों की तो वैरायटी होती है, अगर वो अलग अलग निकल रही है, कभी कोई निकल गई, कभी कोई निकल गई, कभी कोई, तो हम क्या बोलेंगे, गाली दे रहा है, दे दो गाली रहा है। तो इसका मतलब क्या, सिस्टमैटिक हो गया, वो अपने उसी चीज को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए, मतलब किस चीजों के लिए पर्टिकुलर हो जाना। अब इसमें हमारे पास कैटेगरीज कौन कौन सी है, देखिए। इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया, जैसे आपने सबने क्लास 10th में एमीटर और वोल्टमीटर का नाम सुना होगा और शायद देखा भी। तो एमीटर और वोल्टमीटर में क्या था कि उसमें कनेक्शन करने होते हैं कि भाई ये वायर पॉजिटिव से जुड़ेगी, ये वायर नेगेटिव से जुड़ेगी। लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो आपने यूज किया वो इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टेड था। डिफेक्टेड कैसे हो सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट में करंट जाता ही ना हो, अंदर कोई वायर टूट रखी हो, या ये पॉसिबल है कि जीरो पे होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट लेकिन जीरो से नीचे थी निडल, या जीरो से ऊपर थी स्टार्टिंग में। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया कि इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है तो रीडिंग कहां से ढंग से आएगी। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। फिर था हमारे पास इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब ये निकलता है कि
जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको करने का जो मेन तरीका है, जिस तरीके से उसको करना चाहिए, आप उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल क्या है। आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आपको लैब ले गए, फिजिक्स लैब ले गए, ठीक है। अब एक इंस्ट्रूमेंट पे क्या होते हैं, 10 बच्चे खड़े होते हैं एक साथ, तो उनमें से 2 बच्चे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, वायर जोड़ रहे होंगे बहुत उससे, और बाकी के जो 8 होंगे वो इधर उधर देख रहे होंगे। वो ये देख रहे होंगे कि यहाँ किस किस को देखा जा सकता है और फिजिक्स लैब में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे काम की हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग दिमाग होते हैं बच्चों के, तो ये वो देख रहा है, ठीक है। साथ में वो सिर्फ इस बात का वेट कर रहे होते हैं, वो 8 बच्चे इस बात का वेट कर रहे होते हैं कि ये बता दे कि रीडिंग क्या आएगी, मैं कॉपी में लिख लूंगा, बस उनका सिर्फ यही काम है। और उसके बाद भी वो रीडिंग कहाँ लिखनी है उनको पता नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल देखा होगा, ठीक है, कि वो रीडिंग कहाँ लिखनी है पता नहीं, लेकिन बस खड़े 8 बच्चे बस खड़े हैं वहां पे। अब अगर ऐसा बच्चा, जो 8 बच्चे खड़े थे, उन्होंने तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया नहीं, सिर्फ देखा, और देखा भी ढंग से नहीं। जब इनको एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअली करने के लिए दिया जाएगा तो क्या होगा? तो उस टाइम पर ये होगा कि वो कनेक्शन जो होंगे वो अनस्टंट जोड़ेंगे, उन्हें इंस्ट्रूमेंट ही पहचान में नहीं आएंगे ढंग से, किसी की वायर किसी में, किसी की वायर किसी में, और अल्टीमेटली फिर टीचर को बोलेंगे थोड़ी देर बाद कि सर रीडिंग नहीं आ रही या मैम रीडिंग नहीं आ रही। यही होता है। ये था इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आपने जो टेक्निक यूज करनी थी, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना था, वो आपको पता ही नहीं है, ठीक है बेटा, राइट। तो एक ये एरर आ जाएगा। फिर था हमारे पास पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर में बहुत सारी चीजें हो सकती है। पर्सनल एरर में ये हो सकता है कि मैं एज अ पर्सन, जैसे कोई भी एक बच्चा एज अ पर्सन, जब वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाता है, तो जो मैंने आपको ये बताया ना, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यहीं से आपको पर्सनल एरर के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। उसका मतलब ये हो गया कि मैं किसी एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं उसके कनेक्शंस ढंग से नहीं कर पाऊंगा। ये पर्सनल मैटर हुआ, क्योंकि ये सिर्फ उस पर्सन की दिक्कत है जिसने एक्सपेरिमेंट ढंग से नहीं किया, तो ये पर्सनल एरर है, ठीक है। बाकी इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, मैं सिर्फ मीनिंग समझा रहा हूं। चीजें इतनी इंपॉर्टेंस की नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि किसका मतलब क्या होता है। इसके बाद हमारे पास है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। अब एक्सटर्नल कॉज के हिसाब से एरर कैसे हो गए? आप एक बड़े सिस्टमैटिक बच्चे हैं, आपको यह भी पता है कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा, आपको सारे कनेक्शन भी पता है, सारे इंस्ट्रूमेंट की भी नॉलेज है, आपने कनेक्शन कर दिया। अब कनेक्शन करने के बाद जो आपने रीडिंग ली, वो रीडिंग वो नहीं आई जो कि आनी चाहिए थी, उससे थोड़ा वेरी कर गई, जबकि आपने सब कुछ सही किया। टीचर ने आके चेक किया, टीचर ने भी वेरीफाई कर दिया कि हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही किया है, सब कुछ सही है, कनेक्शन भी सही है, और अपने इंस्ट्रूमेंट भी सारे के सारे सही तरीके से कनेक्ट कर रखे, जो भी करके, ठीक है, लेकिन फिर भी रीडिंग नहीं आई। अब ये हो सकता है एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से। अब एक्सटर्नल कॉज का मतलब ये हुआ कि प्रेशर की कंडीशन अचानक बढ़ गई रूम के अंदर, किसी वजह से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर, यानी कि किसी उस एक्सपेरिमेंट को अगर आप विंटर्स के डेज में करते और समर्स के डेज में करें तो दोनों में अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल कॉज हो गया टेम्परेचर। अब जो एक्सटर्नल कॉज है उसमें विंड भी हो सकता है, लेकिन विंड सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं हो सकता, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए हो सकता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट होता है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? पेंडुलम, आपने पेंडुलम बॉब तो देखा है, क्लास 9th में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो एक्सपेरिमेंट किया था आपने, उसमें देखा था एक छोटा सा ब्रास की बॉल होती है, ठीक है, उसको अगर हम थ्रेड से बांध दें तो वो सिंपल पेंडुलम की तरह होती है, ठीक है, इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब उस थ्रेड को अगर मैं पकड़ लूं और पेंडुलम को यूं छोड़ दूं तो वो यूं ही जाता है, ऐसे जाता है, ठीक। अगर मान लो कि मैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं इसके ऑसिलेशन देखना चाहता हूं ये कैसे जा रहे हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को मैं फिजिक्स लैब के अंदर ना करके अगर मैं बाहर करता हूं, मान लो, बाहर का मतलब मान लो मैं फील्ड में करता हूं इसको, तो क्या ये ढंग से हो पाएगा अगर तेज हवा चल रही है? नहीं होगा, क्योंकि जब तेज हवा चल रही होगी तो सीधा ऐसे नहीं चलेगा, उसका मोशन में कुछ चेंजेस जरूर आ जाएंगे, उसका मोशन थोड़ा रैंडम हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया एक एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, बाहर की वजह से, प्रेशर, टेम्परेचर, विंड की वजह से जो दिक्कतें आ सकती है, ये वो हो गया, ठीक है बेटा, राइट। तो इससे आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब ये होता है कि आप कोई एरर कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर बार सेम तरीके के एरर करते हैं। आज आपने कनेक्शन में फॉल्ट कर दिया, ठीक है, अगली बार ये हुआ कि आपने कनेक्शन जोड़ा ही नहीं पूरी तरीके से, कोई वायर छूट गई, ठीक है। तीसरा एरर ये हो सकता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट गलत सेलेक्ट कर लिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए था एक्सपेरिमेंट के अंदर वो नहीं लिए, कोई और ले लिया, इधर से उधर से कुछ ऐसे करके ले लिया, तो ये रैंडम एरर हो गया। रैंडम का मतलब क्या होता है? जो एक जैसा ना चलता हो, बदलता रहता हो। आज मैंने ये मिस्टेक करी, कल वो मिस्टेक कर दी, परसों वो मिस्टेक कर दी,
ठीक है, जैसे आप नॉर्मली अपने घर में रैंडम एरर करते हैं। आज मम्मी बोलती हैं तूने ये नहीं किया, पापा बोलते हैं तूने वो काम नहीं किया, ठीक है। हाँ, एक बात सिस्टमैटिक में आ जाती है, वो क्या? पढ़ाई। दोनों मिलके अल्टीमेटली एक चीज जरूर बोलते, तो पढ़ता नहीं है यार, पढ़ता क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये तो एक फिक्स हो गया। लेकिन इसके अलावा बाकी एरर, मम्मी ने बोला कि मान लो चलो तुम घर पे हो भाई, पूरे दिन खाली हो यार, थोड़ा सा काम में हाथ बटा दो, तो आपने बोला कि बेटा एक काम कर, बर्तन ही मल ले, वो सबसे इजी काम है, ठीक है। मम्मी ने की रिक्वायरमेंट थी कि आपको बर्तन मलने थे, वो आपने ढंग से नहीं मले, बेकार मल दिए एकदम, ठीक है, ओके। उसके बाद पापा ने आपको काम बताया था कि पापा ने कहा था कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी का स्विच जो है ये थोड़ा सही नहीं चल रहा, इसमें मुझे लगता है वायर लूज हो रखी है, तो आप तो मेरा साथ बढ़ा ले, या फिर तेरे को मैं काम देके जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा काम कर दियो। तो आपने उसको टाइट किया, लेकिन एक्चुअली हुआ कि वो सही हो नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या, पापा ने कोई और काम दिया, मम्मी ने कोई और काम किया, और दोनों ही काम बेकार हो गए। तो एरर दोनों में आया, लेकिन रैंडम। रैंडम का मतलब क्या हुआ, आपने इसमें गलती करी, उसमें गलती कर दी, उसमें गलती कर दी, उसमें गलती, एक ही तरीके की चीजों में गलती नहीं करी, ठीक है। तो ये रैंडम एरर में आ जाएगा, ठीक, ओके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारे पास लीस्ट काउंट एरर। अब ये लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर ये होता है कि मैंने आपको ये बोला कि आपका जो नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल जो मीटर स्केल होता है, उसके अंदर सबसे कम वैल्यू क्या है, 1 मिलीमीटर, ठीक। अब किसी चीज को मेजर करना था तो आपने 5.2 मेजर उसको किया, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 5.1, तो कम से कम वो स्केल कितना मेजर करता था, 0.1, ठीक है। 0.1 का मतलब 0.1 सेंटीमीटर मेजर करता था, और आपने मेजर किया 5.2, जबकि वैल्यू थी 5.1, तो आपने 0.1 की सिर्फ मिस्टेक करी है। ये 0.1 ही क्या था, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, जितना वो कम से कम मेजर कर सकता था। यानी कि अगर आप गलती सिर्फ उतनी करते हैं जितना वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजर करता है, तो ये लीस्ट काउंट एरर हो गया। जैसे कि आपने 6.4 की जगह 6.5 मेजर कर लिया, अगर 6.4 की जगह 6.5 मेजर किया तो लीस्ट काउंट एरर है, लेकिन 6.4 की जगह अगर 6.6 मेजर किया तो 0.2 हो गया, ये लीस्ट काउंट एरर नहीं है, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 था। इसका मतलब जब जब आप 0.1 की गलती करेंगे ये लीस्ट काउंट एरर कहलाएगा, लेकिन 0.1 से ज्यादा की गलती करेंगे तो लीस्ट काउंट एरर नहीं कहलाएगा। कब, अगर उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 है तो। बहुत बारीकी वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं, बुक्स में ये चीजें इस तरीके से मिलती नहीं है, वहां आपको डेफिनेशन मिलती है और समझ नहीं आती। मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से जनरल भाषा में उसको समझाया जा सकता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो नॉलेज कैसे एक्वायर होगी, ठीक। अब इसके बाद लास्ट था हमारे पास ग्रॉस एरर और मिस्टेक। ग्रॉस का मतलब पता है क्या होता है, सोचो। ग्रॉस का मतलब आपके पापा बहुत ढंग से जानते होंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब पापा को सैलरी मिलती है तो उसमें दो तरीके की सैलरी होती है, एक तो होती है ग्रॉस सैलरी और एक होती है इन हैंड सैलरी। ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि उनकी सैलरी एक्चुअली कितनी है, ठीक है, और इन हैंड का मतलब होता है मिलती कितनी है, यानी कि अकाउंट में कितनी वापस आती है। तो मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि पापा की सैलरी थी 60,000, लेकिन मेरे कितने 57,000, ये 3,000 कहां चले गए, ये 3,000 कहीं डिडक्ट हो गए, प्रोविडेंट फंड के लिए हो गए या किसी और चीज के लिए हो गए, किसी पॉलिसी के लिए हो गए, जो भी करके इन हैंड जो सैलरी मिली वो अलग है। लेकिन ओवरऑल अगर पापा अपनी सैलरी बताएंगे तो क्या बताएंगे, पापा अपनी सैलरी 57,000 नहीं बताएंगे, वो 60,000 बताएंगे। क्यों, दिस इज ग्रॉस सैलरी, ओवरऑल एक्चुअली कितनी है, ठीक है। इसी तरीके से आप याद करिए, ग्रोसरी शॉप पता है ना, ग्रोसरी, अब तो ग्रोसर्स भी पता है आपको, ठीक है। ग्रोसरी का मतलब क्या होता है, ग्रोसरी शॉप्स का मतलब यह होता है कि वहां पर आपको बहुत सारे तरीके की चीजें मिलेंगी। कोई ऐसी ग्रोसरी शॉप नहीं होगी जहां पे सिर्फ एक ही तरीके का आइटम मिलेगा, सिर्फ आटा मिल जाए, सिर्फ चावल मिल जाए, ऐसा नहीं। ग्रोसरी शॉप ऐसी होगी जहां पर आपको डिफरेंट वैरायटीज की चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रॉस एरर का मतलब हो गया, जितने भी आप एरर कर रहे हैं इनमें से अगर 2-3 एरर हो या कई एरर को मिला के आप एरर करते हैं तो वो ग्रॉस एरर है। और फिर इसको एरर ना कह के हम बोलते हैं मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक का मतलब ग्रॉस एरर को हम मिस्टेक भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके की मिस्टेक, कैलकुलेशन में दिक्कतें हो गई तो उनको एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए उसको हम ग्रॉस एरर बोलते हैं कि अल्टीमेटली ओवरऑल कितने मिस्टेक करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक मैथ्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आप समझिए मैथ्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ऊपर कहीं प्लस माइनस की आपने मिस्टेक कर दी, एक मिस्टेक हो गई, कहीं प्लस लगना था वहां आपने माइनस कर दिया, अब वो एरर होता चला जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद कहीं डिवीजन होना था, वहां आपने डिवीजन भी गलत कर दिया। फिर क्या हुआ, दो मिस्टेक चल रही है, माइनस की तो पहले हो चुकी है और डिवीजन की भी चल रही। फिर कहीं आगे जाके मल्टीप्लिकेशन होना था, वहां मल्टीप्लिकेशन के साइन को आपने गलत समझ लिया और प्लस समझ लिया उसको, तो फिर मिस्टेक कर दी। अभी जो अल्टीमेटली आपको एरर मिला है ना, इसको मैं ग्रॉस एरर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि दो तीन अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ एरर है। क्योंकि अब टीचर क्या कहेंगे, टीचर ये कहेंगे इसने तो पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया, ये पूरा सॉल्यूशन ही इसका गलत है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक प्लस की जगह माइनस लगाया होता सिर्फ, और कोई गलती नहीं करी होती, तो टीचर क्या कहते? टीचर कहते सिली मिस्टेक कर रहा है बच्चा। सिली मिस्टेक का मतलब, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों को अक्सर पीटीएम में पेरेंट्स को टीचर ने ये बताया होगा बच्चा आपका बड़ा अच्छा है, सिली मिस्टेक करता है। सिली मिस्टेक का मतलब ये होता है प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लगा लेता है, यही करता है। तो मीनिंग क्या निकला? मीनिंग ये निकला कि अगर आप कोई एक ही मिस्टेक करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसको सिंपल किसी एरर में बता सकता हूं। लेकिन अगर मल्टीपल एरर हो जाते हैं तो हम उसको ग्रॉस एरर के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बात आपको पता लगी? ये था एरर का ओवरव्यू कि एरर किस किस टाइप के होते हैं, किस एरर में क्या होता है। इसको मैं कहूंगा जरूर कि एक बार आप इसको बुक पे जरूर पढ़िएगा। जिसको लगता है उसके पास बुक नहीं है, ठीक है बेटा, वो मुझे बता दें, मैं उनको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ सकें एक बार। ठीक, अब मैं बात करता हूं इसके बाद की क्या है। ये तो थे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि थ्योरी में एरर लेस में ये सब चीजें पूछी जा सकती। अब बात है कि इसके कैलकुलेशन पार्ट, यानी कि एरर की कैलकुलेशन की कैसे जाए। अब है न्यूमेरिकल पार्ट, जो हमारा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है। और मेरी बात मानिए, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, मैं जैसे ही आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो हमको अब जो सीखना है वो सीखना है एब्सोल्यूट एरर। ये टर्म बहुत काम आएगा आपके, एब्सोल्यूट कॉमा रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। अब ये क्या चीज है, इसको समझने के लिए मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आनी चालू हो जाएंगी। देखिए, मैं मानता हूं लेट सम डेटास, कुछ मैं डेटा मान लेता हूं, डेटास, डेटा इन ऑब्जर्वेशन, सम डेटा इन ऑब्जर्वेशन A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्या है, आपने कहा था बहुत इजी, हमें तो पहली लाइन ही समझ नहीं आई। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको अगर याद हो कि बेटा जब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था ना, ओम्स लॉ क्लास 10th में, तो वहां पर एक टेबल बनती थी V I और V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये बिल्कुल जाना पहचाना है आपका। यहां पे वोल्टेज की वैल्यू मान लो 2 थी, करंट की वैल्यू 2 थी, ठीक है, फिर 3 वोल्ट यहां हो गया, 2 एम्पियर यहां पे हो गया, फिर मान लो 4 यहां पे हो गया और यहां पर 3 हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि वैल्यू ऐसी आई। हमने इसको सॉल्व करके देखा, 2/2 आ गया 1, 3/2 आ गया 1.5, 4/3 आ गया 1.33। तो अब ये जो आपने R की वैल्यू निकाली है ना, ये मेरे पास है A1, ये मेरे पास है A2 और ये मेरे पास है A3। आपने जब रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करी तो आपको बहुत सारे आंसर मिलते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक आंसर आप यूज करते हैं आगे। वो कैसे लेते हैं, उसका मीन निकालते हैं। तो इसी तरीके से जब आपके पास बहुत सारे डेटा अवेलेबल हों तो कौन से डेटा को आगे लेके जाएंगे, वो होता है उसका मीन। तो इसी तरीके से जैसे 1, 1.5, 1.33 है, ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN, n नंबर ऑफ आपके पास डेटा थे, ये आपके पास किसी क्वेश्चन में थे। ठीक है, ये अवेलेबल है आपके पास। अब पहली चीज क्या निकालनी होती है, पहली चीज निकालनी होती है आपको फर्स्ट चीज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो हम डिनोट करते हैं इसको A मीन से,
और बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? ए मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास, मीन निकालते कैसे हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास आ गया a1 प्लस a2 एंड सो ऑन अप टू an अपॉन n, यही आएगा। अगर 3 डेटा होते तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अपॉन 3, 4 होते तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 4। इस तरीके से अगर n नंबर होंगे a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an, तो डिवाइड करेंगे n से। अब ये n कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो था मीन निकालने का तरीका। अब इसके बाद हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, ये कैसे निकालते हैं? अगर मुझे निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन A1, अगर A1 के अंदर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है A1 के अंदर, तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A मीन। अगर मुझे एरर निकालना है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब मैंने रेजिस्टेंस निकाला तो वैल्यू क्या क्या आई थी बेटा? 1 आ गई थी, फिर 1.5 आ गई थी, फिर 1.33 आ गई थी। इसका मीन निकाला मैंने, मान लो जस्ट इमेजिन कि इसका मीन निकाला, तो मीन कैसे निकालेंगे? 1 प्लस 1.5 प्लस 1.33 अपॉन 3। मान लेते हैं कि इसका मीन मेरे पास 1.3 आ जाता है, मान लो कि इसका मीन 1.3 आ जाता है। तो एब्सोल्यूट एरर इन A1, ये था मेरे पास A1, ये था A2, ये था A3, और ये निकाला है हमने A मीन। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि इसमें कितना एरर है, तो कैसे पता लगाऊं मैं? ये हो गई मेरे पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, जिसको मैं आगे यूज करूंगा, और ये थी ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो अगर मुझे पता लगा है कि इसमें कितना एरर आया है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी कि 1 में से 1.3 को माइनस करूंगा तो 0.3 का एरर आ जाएगा। मुझे पता लग जाएगा कि ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से 0.3 कम है, वो एरर आ गया। इसी तरीके से जब मैं इससे इसको सॉल्व करूंगा तो 1.5 माइनस 1.33, तो मुझे पता लगेगा कि इसके अंदर कितना एरर आ गया, ठीक है। और इसमें से फिर इसको माइनस करूंगा तो पता लगेगा इसमें कितना एरर है। इसका मतलब ये है कि आप जो वैल्यूज होती हैं उसमें से जब मीन वैल्यू को वापस कर दें इंडिविजुअली, तो आपको पता लग जाता है कि उस वैल्यू के अंदर कितना एरर है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझे पता था कि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना था 8, ठीक है। मैंने फर्स्ट बच्चे को बोला कि सॉल्व करो, तो उसका आंसर आ गया 7.9। दूसरे बच्चे को मैंने बोला सॉल्व करने के लिए, तो उसका आंसर 8 आया। तीसरे बच्चे को सॉल्व करने के लिए बोला तो उसका आंसर आया 8.1। अब क्या हुआ, मैं बोलता हूं इसमें कितना एरर है। इसका आंसर 7.9 था, तो 7.9 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगा तो माइनस 0.1 आएगा। इसका मतलब इसके अंदर 0.1 का एरर है माइनस में, यानी इसने माइनस 0.1 कम मेजर किया है एक्चुअल वैल्यू से। फिर सामने वाला 8 था, अब 8 माइनस 8 करूंगा 0 आएगा, इसका मतलब इसका आंसर एक्यूरेट आया, कोई एरर नहीं है। अब मैं बात करता हूं तीसरे वाले की, 8.1 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगा तो 0.1 आएगा प्लस का। इसका मतलब है उसका आंसर मेरे आंसर से प्लस, यानी कि 0.1 ज्यादा है। तो ये हो गया इन तीनों का अपना अपना एरर। तो जब मुझे एरर किसी वैल्यू में निकालना होता है तो मैं उसकी इंडिविजुअल में से मीन वैल्यू को माइनस कर देता हूं, तो मुझे पता लग जाता है कि एरर कितना आता है। ये इसका तरीका होता है। इसी तरीके से अगर मुझे A1 में एरर निकालना है तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A1 से, और वैल्यू होती है उस वैल्यू में से, A1 की वैल्यू में से एक मीन को माइनस कर दो। इसी तरीके से अगर एब्सोल्यूट वैल्यू A2 निकालना है तो आएगा डेल्टा A2, वो वैल्यू आएगी A2 माइनस A मीन। और इसी तरीके से अगर n तक जाना हो तो an आएगा मेरे पास डेल्टा an इज इक्वल टू an माइनस a मीन। जिस भी चीज के अंदर आपको एरर निकालना है उस वैल्यू में से मीन वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एरर कितना है और ज्यादा आएगा या कम। अगर आंसर माइनस में आया तो इसका मतलब वैल्यू कम मेजर करिए, अगर वैल्यू प्लस में आ गई तो इसका मतलब वैल्यू आपने एरर ज्यादा कर दिया, ठीक है, मतलब ज्यादा कर दिया, आपने कैलकुलेट ज्यादा करा है, ठीक है। तो आप सुनिए, ये तो था मेरे पास मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका। इसके आगे क्या है, यानी कि डेटा अगर आपको मिल जाए तो आप मीन निकाल सकते हैं। अब ये तो क्लियर है। जब मीन निकल सकता है तो A1 A2 AN में आप क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो डेल्टा A1 आ जाएगा, डेल्टा A2 निकल जाएगा, डेल्टा N जहां भी आप निकालना चाहें। अब तीसरी बात क्या है,
थर्ड है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से सोचिए क्या निकलता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, इनका मीन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, मैं इसको लिखूंगा डेल्टा A मीन, और तरीका क्या होता है, डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा AN, ये आएगा अपॉन n। मीन ऐसे निकालते हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है, बड़ी टेक्निकल। आपको पता है कि जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, और जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिए थे, उसमें कुछ आंसर प्लस के आएंगे, कुछ माइनस के आएंगे। जैसे मैंने 7.9 वाले का एग्जांपल देखा था, तो उसका आंसर माइनस का 0.1 आ गया था। 8.1 वाले का आंसर दिखाया था, तो उसका आंसर कितना आ गया था, प्लस का 0.1। ठीक, इसका मतलब जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो कुछ आंसर नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव आएंगे। लेकिन जब हम मीन निकाल रहे होते हैं तो मीन ये कहता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको सारे ऑब्जर्वेशन को सिर्फ ऐड करना है। अब आप सोचिए कि अगर मैं प्लस का एरर और माइनस का एरर रख दूं वैसी वैल्यू के साथ, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन तो नहीं होगा। जबकि मीन निकालने के लिए आपको सिर्फ एडिशन ही करना होता है। तो अगर किसी नेगेटिव चीज को आपको पॉजिटिव बनाना हो तो क्या किया जाता है, मान लो कि -3 का आंसर मैं 3 लाना चाहता हूं, बिना किसी चीज को मल्टीप्लाई करें, बिना किसी चीज को एडिशन, बिना किसी चीज को सब्ट्रैक्शन करें, कैसे आएगा। अगर मुझे -3 से आंसर प्लस का 3 लेके आना है तो मैं सिर्फ मॉड लगा दूं। आपने 10th क्लास में भी शायद पढ़ा होगा मॉड्यूलस, ठीक है। जब आप मॉड लगाते हैं तो नेगेटिव वाली चीज भी पॉजिटिव हो जाती है। -3 का मॉड भी 3 होता है और +3 का मॉड भी 3 ही होता है। तो इसका मतलब है किसी नेगेटिव चीज को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप मॉड लगा दीजिए। अब आपको यह पता है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ के आंसर पॉजिटिव आएंगे, कुछ के नेगेटिव, लेकिन मुझे तो सारे के सारे पॉजिटिव चाहिए। तो उसका तरीका क्या है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इन सब में मॉड लगा दो। उससे क्या होगा, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव पहले से ही था। ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है डेल्टा ए मीन कि जो भी आपके आंसर आएंगे उनको आप यहां पुट करिए और डिवाइड बाय। अब फोर्थ, बस 5 चीजें। अब फोर्थ और फिफ्थ तो बहुत इजी है। फोर्थ हमारे पास है रिलेटिव एरर। इससे पहले कि मैं आपको रिलेटिव एरर बताऊं, पहले मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता क्या है। हो सकता है कुछ बच्चे इसको एक्चुअल फॉर्म में बताने की कोशिश करें, कुछ बच्चे हो सकता है कि इसको मैथमेटिकल बताने की कोशिश करें, लेकिन मैं सिंपल आपसे जनरल भाषा में बोलता हूं। जिस बंदे को मैथ्स भी नहीं आती ना, कुछ भी नहीं आता, उसको रिलेटिव का मतलब पता होता है। रिलेटिव का मतलब बेसिकली हम बोलते हैं रिश्तेदार, रिश्तेदार, संबंधी, ये बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा रिलेटिव है तो ये बात लॉजिकल हो सकती है। अगर मैं बोलता हूं मैं रिलेटिव हूं तो इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि रिलेटिव इंसान अकेला नहीं हो सकता, वो किसी के साथ हो सकता है। रिलेशन हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है, कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अकेले किसी का कोई रिलेशन नहीं होता। मैं बोलता हूं मैं रिलेटिव हूं तो ये तो सेंसलेस बात हुई। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं उसका रिलेटिव हूं तो ये बात क्लियर हो सकती है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास रिलेटिव एरर होता है, इसमें आप 2 चीजों की बात करेंगे, किसको किससे रिलेट करना है। तो रिलेट किसको करना है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। मीनिंग क्या निकला, मीनिंग ये निकला कि एरर का जो मीन है उसको रिलेट करना है एक्चुअल वैल्यू से। ये वैल्यू थी विदाउट एरर, जब सारे के सारे आपने मीन निकाले थे नंबर 1 वाले पार्ट में, और ये आपने थर्ड पार्ट पे निकाला ऊपर। एरर का मीन अपॉन एक्चुअल मीन, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लास्ट है हमारे पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। जब आप रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, ये तो रिलेटिव एरर हो गया। परसेंटेज निकालनी है इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास का आंसर आता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। ये निकल के आपके पास आया।
डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। तो सीधी सीधी बात है, रिलेटिव एरर निकालने के बाद परसेंटेज एरर निकालना बहुत आसान है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान रखना इन सब का यूज होगा आगे, इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए। अब पता है क्या हुआ, एक क्वेश्चन बना कि ये तो पूरा हो गया टॉपिक जो मैंने आपको बताना था। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एक कैसा क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से किया जाए। एक क्वेश्चन था जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, 1.6 और 1.7 ये तीन वैल्यू निकल के आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की, कब किसी कैलकुलेशन के अंदर, किसी ऑब्जर्वेशन के अंदर। और आपसे क्या पूछा, आपसे ये पूछा फाइंड द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर पूछ लिया। अब आप सोचिए आपसे पूछा परसेंटेज एरर और आपको तीन वैल्यू दे रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की। वैसे आपको पता है 1.5 होता है, लेकिन चलो 1.5, 1.6, 1.7 कैलकुलेशन करके आ रहा होगा, तीन चीजें हैं बस। और आपसे पूछा कैलकुलेट परसेंटेज एरर। तो बेटा परसेंटेज एरर तब तक नहीं निकलेगा जब तक रिलेटिव एरर नहीं निकलेगा। रिलेटिव एरर में ये पार्ट तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालेंगे, जो हमने लिखा था सेकंड वाले पार्ट में। और एब्सोल्यूट एरर तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप मीन वैल्यू नहीं निकालेंगे। इसका मतलब फिफ्थ पार्ट को भी अगर आपसे पूछा है तो आपको फर्स्ट पार्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट तक पूरा सॉल्व करना है। अब मैं जानता हूं कोई लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली मुद्दा बड़े क्वेश्चन का नहीं है, मुद्दा है कि क्वेश्चन ईजी बहुत है। अगर क्वेश्चन बड़ा हो और ईजी हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन टफ हो ना तो 2 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं होता। तो इसलिए इस बात से आप टेंशन बिल्कुल मत लें कि क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है या क्या। अगर कोई 2 मार्क या 3 मार्क का अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा। अगर मान लो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं तो बेटर है ना उसको अटेंड करना। ठीक है, तो बात वही है कि इसको आप सबसे पहले इस तरीके से आप कर लें। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये दे रखे हैं 3 और आपको पूरा सॉल्व करके परसेंटेज एरर निकालना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एरर्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी वैल्यू में एरर है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरी मानिए क्वेश्चन इसके बहुत ईजी है, बस आपको टेक्निक ढंग से सीखनी है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए पूरा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, बहुत जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, बाय।